नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार द लर्निंग नेवर एंड्स द स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रकाश का टॉपिक का पार्ट 2 आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसका आज मैं चर्चा करने वाला हूं दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण, पहली बात तो एक दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है और दर्पण में किसी परावर्तक पृष्ठ को एक सतह को चमकदार व दूसरे पृष्ठ को अपारदर्शी बना दिया जाए, वह दर्पण कहलाता है। दर्पण जैसे ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इसका एक सतह को चमकदार बना दिया गया है, यानी कि ये वाली सतह हमारी चमकदार है और ये अपारदर्शी बना दिया जाए। और इसमें जो हम साल्ट का यूज करते हैं वो साल्ट कौन सा होता है? सिल्वर, Ag व Hg। Ag व Hg का हम यूज करते हैं क्योंकि ये अच्छे परावर्तक होते हैं। इन्हीं के मिश्रण को परावर्तक पृष्ठ पर लगाया जाता है, जिससे वह चमकदार हो जाता है और हमारी जो फेस है या फिर हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं वो दर्पण कहलाता है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, यह दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स व कॉनवेव मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण क्या होता है? इस समतल दर्पण में एक ओर से पॉलिश की गई एक कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, पार्श्व व्युत्क्रम होता है और वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब के सभी मान समान होते हैं। जैसे ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है और यहाँ कोई वस्तु है। वस्तु का जो बिंब है, ये बिंब है और ये जब प्रतिबिंब बनता है तो आपस में क्या होता है? समान। ये वस्तु है इस हाइट की, तो इधर भी समान होगा वही हाइट का, इसलिए इसे बोलते हैं समतल दर्पण में बिंब व प्रतिबिंब के सभी मान समान होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का पार्श्व व्युत्क्रमण नहीं होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का पार्श्व व्युत्क्रमण नहीं होता है। जैसे टी है, टी का पार्श्व व्युत्क्रमण नहीं होगा। ओ है, ओ का पार्श्व व्युत्क्रमण नहीं होता है। इसी प्रकार 11 अक्षरों का पार्श्व व्युत्क्रमण नहीं होता है। फिर इसी प्रकार है इसमें समतल दर्पण में सापेक्षिक मान दुगने होते हैं, यानी कि एंगल। जैसे कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 30 डिग्री झुका हुआ है, कोई व्यक्ति है वो समतल दर्पण के सामने 30 डिग्री झुका हुआ है, तो प्रतिबिंब में उसका सापेक्षिक मान कितना होगा? प्रतिबिंब में उसका सापेक्षिक मान कितना होगा? इधर कोई व्यक्ति है 30 डिग्री झुका हुआ है, तो प्रतिबिंब में जो उसका सापेक्षिक मान होगा वो कितना होगा? ये बोल रहा है दुगना हो जाता है। तो इधर 30 है, तो 30 × 2 कितना हो जाता है? 60 डिग्री।
सापेक्षिक मान 60 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार वस्तु का पूरा इमेज देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। जैसे ये हमारा मिरर है और ये कोई वस्तु है, वस्तु की लंबाई मैंने x मान ली, तो मिरर की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। वो कितनी हो जाएगी, x/2। ये x है तो मिरर की लंबाई की क्या होती है, आधी होती है। वस्तु की लंबाई की आधी होती है, ये कितनी हो जाएगी, x/2। इसी से बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम समतल दर्पण से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो दो स्थितियां होती है, एक सममित स्थिति होती है और एक असममित स्थिति होती है। सममित स्थिति में एक सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का, n बराबर 360/θ-1, और असममित स्थिति में 360/θ। ये आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन है पहला, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर है, इनके बीच एक वस्तु रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने प्रतिबिंब होंगे। तो n बराबर 360/θ-1, n बराबर 360, थीटा का मान आपको दिया है 60 डिग्री -1। ये 6 बार कट जाएगा और हो जाएगा 6 - 1। ये कितने हो जाएंगे, 6 में से 1 गया तो 5। जो आपको प्रतिबिंबों की संख्या आएगी वो 5 आएगी, यानी कि सममित स्थिति में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दो दर्पण एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पर हैं, उनके बीच एक वस्तु रखने पर असममित स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। असममित स्थिति है तो हमें ज्ञात होना चाहिए 360/θ। n बराबर 360, थीटा का मान हमको पता है 120, और ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार, यानी कि असममित स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। n बराबर 3। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अब आपको प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि इसमें कोई एंगल नहीं दिया गया है तो एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, और n बराबर 360/θ, थीटा 360/θ का मान मैं 0 रखता हूँ, 0 डिग्री। और किसी भी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं इन्फिनिटी आता है, अनंत। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होते हैं तब प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अब हम समतल दर्पण के एप्लीकेशन यानी कि उपयोग देखते हैं। अब हम देखते हैं समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कोलिडोस्कोप में यानी कि बहुरूपी देखने में, जो हमारा नाई होता है उसके पास यह दर्पण होता है। दूसरा है पेरिस्कोप, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम के अंदर रहकर बाहर होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। यह पेरिस्कोप होता है, इसका उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग टेबल में या चेहरा देखने वाले ग्लास में। इसमें हम इन सभी में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद में आता है गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि किसी भी खोखले गोले का ऊपरी पृष्ठ या एक पृष्ठ को चमकदार व दूसरे को अपारदर्शी बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जब गोलीय दर्पण की ऊपरी सतह या बाहरी सतह को चमकदार बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसे दर्पण पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैलाता है। जैसे ये फोकस बिंदु है, ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब इस पर गिरेंगी तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, चौड़ा करता है। ये आपके सामने दिख रहा है, ये इसका क्या है, मिरर का कार्य है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, गाड़ियों में साइड में लगे दर्पण के पीछे के वाहन को पास में देखने के लिए, सोलर कुकर में, सड़कों के किनारे लगे लैंपों में आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके गोलीय दर्पण का दूसरा भाग होता है अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जब गोलीय दर्पण की खोखली सतह या दबी हुई सतह को हम चमकदार बना देते हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, अवतल दर्पण पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अवतल दर्पण इकट्ठा करता है या सिकोड़ता है। ये प्रकाश की किरणें हैं आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती है तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और ये आपका है फोकस बिंदु। ये इसका कार्य होता है। उपयोग क्या होते हैं, हजामत कांच में, डॉक्टर के परीक्षण में, गाड़ी की हेडलाइट में, इन सभी में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अब एक आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। दर्पण सूत्र के बारे में या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 में F बराबर 1 में V प्लस 1 में U, यह दर्पण सूत्र होता है। F क्या होता है यहाँ पर, फोकस दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी व U बिंब की दूरी होती है। अब इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक अवतल दर्पण पर बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर व प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है फोकस दूरी बराबर 1 में F बराबर 1 में V प्लस 1 में U। V आपको 30 दिया है, U आपको 20 दिया है। 1 में F बराबर 1 में 30 प्लस 1 में 20। 30 व 20 का जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो 60 आता है। 30 का जब 60 में भाग देता हूँ, 30 दूना 60 2 बार, और 20 दिया 60 3 बार, ये हो जाता है 5/60 1 में F।
आपको ज्ञात करना है एफ बराबर 60 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे, और ये कट जाएगा 12 बार। एफ का मान आपके पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई? फोकस दूरी। यदि आपसे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करे, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, और वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 12 24। ये अलग क्वेश्चन है। यदि आपसे वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी का दुगना 24 हो जाएगी, और फोकस दूरी पूछे तो 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, ये दर्पण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है लेंस। लेंस क्या होता है? जब किसी पदार्थ को जब दो सतहों के मध्य में फिक्स कर दिया जाता है, लेंस कहलाता है। लेंस है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। लेंस की किसी एक सतह को बेलनाकार या गोलाकार होना आवश्यक होता है। लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का झुकना लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। जब लेंस की फोकस दूरी व क्षमता के माध्यम संबंध ज्ञात करते हैं तो लेंस की जो क्षमता है P, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 में फोकस दूरी के। जब इस समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो ये 100 आता है, तो बोलते हैं हम P बराबर 100 में F डायप्टर। किसी भी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की फोकस दूरी व क्षमता निम्न बातों पर निर्भर करती है: पदार्थ की प्रकृति पर, वक्रता त्रिज्या पर, सापेक्ष अपवर्तनांक पर। इन तीनों पर फोकस दूरी व क्षमता निर्भर करती है। अब एक आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1 में F बराबर 1 में V माइनस 1 में U। F बराबर फोकस दूरी, V बराबर प्रतिबिंब दूरी व U बराबर बिंब की दूरी। और एक होता है लेंस मेकर सूत्र, P बराबर 1 में F बराबर म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। अब इसके बाद हम लेंस के प्रकार पढ़ते हैं। लेंस के प्रकार दो होते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस। लेंस के दो प्रकार होते हैं, इसमें से पहला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। किनारों से पतला व बीच में से उभरा हुआ हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है किस प्रकार बनता है? ये प्रकाशीय केंद्र है। ये प्रकाशीय केंद्र, ये जब वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति, जब वस्तु अनंत पर हो, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर F पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, विपरीत। जब वस्तु अनंत व 2F के मध्य हो, ये अनंत व 2F के मध्य हो, जब वस्तु यहां पर हो तब प्रतिबिंब F व 2F के मध्य बनता है। इधर F व 2F के मध्य बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा है जब वस्तु 2F पर हो, जब वस्तु 2F पर हो तब प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बराबर बनता है। जब वस्तु 2F व F के मध्य हो, जब वस्तु 2F व F के मध्य हो तब 2F व अनंत के मध्य बनता है। 2F व अनंत के मध्य बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु F पर हो
तब अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व एफ के मध्य हो, जब वस्तु एफ व प्रकाशिक केंद्र के मध्य में हो, यहां पर हो वस्तु, तब प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। प्रकाशिक केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य और वस्तु के पीछे बनता है इधर। और कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये वस्तु से बड़ा बनता है। ये लेंस की उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दर्शाया गया। अब उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, एएनटी डॉक्टर के पास, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी में, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। जैसे बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? जब वस्तु अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। प्रकृति आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है। जबकि अन्य किसी स्थिति में, जब वस्तु अनंत व 2f के मध्य हो, या 2f पर हो, या 2f व f के मध्य हो, किसी भी स्थिति में जब प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य बनता है, यानी कि ये प्रकाशिक केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य में बनेगा हमेशा। हर अनंत के अलावा अन्य सभी स्थितियों में प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य में बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग हम किसी भी वस्तु को छोटा करके देखने में हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये मैंने आपको अब लेंस व दर्पण के बारे में जानकारी दी, और इसके बाद में अगली वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा व आगे इंद्रधनुष व दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का विवर्तन बताऊंगा, प्रकाश का व्यतिकरण बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।